हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि ट्वेल्थ क्लास के जो भी मेरे भाई और बहनों, ट्वेल्थ का हिस्ट्री जो कि यह एक सेट के दौरान चलेगा। यह सेट में आपका लगभग 20 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके डेली एक एक सेट का चलेगा क्वेश्चन आंसर। और सभी सब्जेक्ट का चलेगा, बोल सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, तो सभी सब्जेक्ट का चलने वाला है। तो आज हिस्ट्री का सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अभी चल रहा है। हालांकि आने वाले कल इसका लॉन्ग आंसर भी चल जाएगा। हालांकि डेली एक सेट चलेगा। तो बिना देरी किए हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्लास में ही बताए थे, क्या हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक की रचना हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। और सबसे ज़बरदस्त इसका बात करें, क्या हेरोडोटस एक महत्वपूर्ण और सबसे जाने माने इतिहासकार में से एक थी, और ये प्रमुख भूमिकाएं निभाए हैं इतिहास को एक हिस्ट्री को साबित करने के लिए। तो इसीलिए आज इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिए और अपना सवाल की तरफ चलते हैं। तो बिना देरी किए हुए अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आपको क्लास में ही बताए थे हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले ओरल पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि लिखित रूप में ध्यान देना है। ओरल में देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे आपका हड़प्पा सभ्यता स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। तो आपका यही बोल रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताएं। देखिए विशेषताएं क्या, जब किसी भी आप क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र का आप क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि उस क्षेत्र का कुछ गुण है और कुछ अवगुण भी है। तो इसीलिए आप उस क्षेत्र का कुछ विशेषताओं के रूप में आप उदाहरण के तौर पर संक्षेपण में आप वर्णन करते हैं। तो यही यहाँ बोल रहा है, इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। 1921 में किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो बात करें आपका विशेषताओं के बारे में, सबसे पहले आपको लिखना है कोई भी विशेषता, वर्णन या उसकी प्रमुख अवधारणा का बात करें। ये 3 क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। क्या हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। आपको निम्नलिखित का जिक्र इसलिए करना है ताकि आपका जो भी आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपका जब टीचर कॉपी चेक करते हैं, तो इस व्याख्या को आप कैसे संक्षेप में भाषा में लिखे हैं क्या नहीं, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसी समय आपका क्वेश्चन में जिक्र कर दिया गया होता है। क्या परीक्षार्थी यथाकथन अपने शब्दों में ही उत्तर दें, इसीलिए आपको लिखित रूप में या मेरे भाषा में नहीं देना। अब जैसे आप समझते हैं आप अपने भाषा में उत्तर देने का हमेशा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा जिक्र किया रहता है। आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला बात, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आपका, यहाँ आपको पॉइंट दे के लिखना है। पॉइंट देखिए, ये नंबरिंग नहीं करना है, रोमन में नंबरिंग करना है। और ऐसे में एक दीजिएगा तो वो समझ जाता है 1 नंबर का उत्तर है, इसीलिए रोमन में नंबरिंग करना, ताकि वो देख के बता सके क्या हाँ इसका आप पॉइंट लिखे हैं। तो इसीलिए आपका पहला आपका विशेषता है हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता। तो आपको क्लास में ही हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर नाली का निर्माण किया गया था। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली, सड़क व्यवस्था, सब कुछ एक बेहतर से सुविधा के लिए जाना जाता था, जो कि वर्तमान में भी इस सभ्यता को देखने के लिए मिलता है। और बोल सकते हैं तो इतिहास में हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया। इतिहास में हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता में क्यों रखा गया? क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास में तो प्रमाण मिला है। इतिहास में प्रमाण मिला है, लिखित विवरण मिला है,
परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि हड़प्पाई लिपि में देखिए 375 से 400 की लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो वही बात करें 375 से 400 के बीच लिपि प्रयोग किया जा रहा है, अगर उसको पढ़ने का किसी में इतना एलिजिबिलिटी है तो वो हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ही, बाकी तो इधर हो नहीं सकता। साफ सा उदाहरण है। तो यही हम बोल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। अब समुचित लिखना आपको सही नहीं लग रहा है तो आप लिखेंगे क्या यहाँ जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी, या बोल सकते हैं यहाँ की जल निकासी प्रणाली एक उच्चतम स्तर की थी। आपका दूसरा नंबर है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था। देखिए यहाँ कांसा का प्रयोग किया जाता था। तांबा और टीन को मिलाकर को कांसा तैयार किया जाता था, और इसी कांसा से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। तो यही हम बोल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था, क्योंकि यहाँ कांसा का अधिक प्रयोग किया जाता था, लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था। आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बनता है, क्या हड़प्पा सभ्यता के व्यवसायी हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति किस धातु का प्रयोग नहीं किया करते थे? तो आपका एक स्पष्ट सा उत्तर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था और वहाँ पर कांसा का प्रयोग किया जाता था। तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा तैयार किया जाता था। तो आपको एक सरल सा शब्दों में लिखना है आंसर, इसका लिखना है क्या, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ये आप लिखिएगा। एक शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से ये लिखना जायज़ बनता है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित है, या हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है। ये पहला विशेषता, हम इसमें 2 पॉइंट ऐड किए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि वहाँ से 30 शब्द में ही उत्तर देना है आपको, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था। दूसरा विशेषता देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली अच्छी थी। तीसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा धातु का प्रयोग करते थे। ये हुआ हड़प्पा वासी के लोग विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का निर्माण करते थे। ये हो गया चौथा। अब कई लिख सकते हैं इस तरह, और छोटा पॉइंट में लिखिएगा। देखिए आपको जितना सा क्वेश्चन पूछा जाए उतने सा लिखना है, क्योंकि ज़्यादा बोल सकते हैं एक प्रकार का, क्या ज़्यादा हीरो भी बनना उचित नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है। इसीलिए हीरो उचित उसी समय लगता है जब आपका मुकाबला आपके लेवल के स्टूडेंट से हो रहा हो, तो वहाँ आपका मुकाबला उचित होता है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो भी पढ़ा रहे वो मोस्ट VVI क्वेश्चन के तौर पर पढ़ा रहे। दूसरा है आपका लोथल कहाँ है, आपको बताए थे लोथल कहाँ है, आपको क्लास में बताए थे। जो भी न्यू है वो क्लास को एक बार देख लीजिएगा, पीछे का जो भी बैक सेशन है आपका वो देख लीजिएगा। देखिए बोल रहा है क्या, लोथल कहाँ है, आपको बताए थे लोथल गुजरात में। बोल रहा है इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। देखिए आपका गांव है, आपका गांव का नाम इतिहास में है, ठीक है। तो इतिहास में किस चीज़ के कारण या किस एक्टिविटी के कारण उस गांव को इतिहास में लाया गया, किस काम के कारण उस स्थल को इतिहास में लाया गया, तो ये यहाँ पूछ रहा है लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इसका क्या महत्व है। देखिए एक साफ शब्द सा अर्थ है, लोथल गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के पश्चिमी, देखिए गुजरात है आपका पश्चिमी भाग में, क्योंकि भारत का सबसे अंतिम सीमा और पश्चिमी सीमा है गुजरात, और गुजरात ही सबसे अधिक लंबा बॉर्डर तय कर रहा है। देखिए लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इतिहास में इनका जो है, इतिहास में इनका वर्णन क्यों किया जाता है, यहाँ हम लोग इतिहास में अध्ययन करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि इतिहास में इस स्थल को, लोथल को एक बंदरगाह के रूप में हम लोग जानते हैं। बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह किसी भी स्थल में, या बंदरगाह एक साफ सा शब्द है जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, आयात और निर्यात। आयात क्या होता है, जब किसी दूसरे देश से अपने देश में, जब चीन से, देखिए मान लीजिए चीन है और ये भारत है,
तो चीन भारत है ना, तो चीन से भारत में, हम लोग का अपना देश है भारत, तो चीन से भारत में जो भी सामान का आयात हुआ, जो भी सामान आया उसे आयात कहेंगे। निर्यात क्या हुआ? देखिए, जो भी सामान भारत से किसी अन्य देश में गया, भारत से किसी अन्य देश, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, थिम्पू, जो भी गया, जिस भी देश में गया, वो हो गया निर्यात। क्योंकि भारत में देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का ही निर्यात होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सबसे अधिक निर्यात हो रहा है भारत से, क्योंकि भारत आईआईटी और जेईई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बोल सकते हैं। तो लोथल क्या है? लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये बंदरगाह, इसका अध्ययन क्यों किया जाए? इतिहास में इसका अध्ययन बंदरगाह के रूप में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। देखिए, वर्णन करें पूछा है ना, तो निम्नलिखित है लगाना है। देखिए, यहाँ से लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए, यहाँ तक तो आपको सेम टू सेम लिखना, यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आपको एक्सटर्नल से ऐड कर देना है, निम्नलिखित है, तो इसको ऐड करना है आपका। यही बोल रहा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली आपको हम पढ़ाए थे, जल निकासी प्रणाली। तो इस सभ्यता में जल निकासी का प्रबंध था और घर घर में कुआं था। देखिए, हालांकि विस्तार से समझिए, क्या जल निकासी प्रणाली क्या? हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों में, हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों में जल का एक समुचित व्यवस्था था, जल का एक समुचित व्यवस्था था, जिसमें जिसमें हर घर में नाली का निर्माण किया गया था, और नाली को सड़क के मुख्य द्वार से, मुख्य नाली से मिलाया गया था। और यही बात करें आपका सड़क व्यवस्था के बारे में, तो सड़क व्यवस्था इस सभ्यता में सड़क को इस तरह से बनाया गया था कि गांव और शहर को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण क्या हुआ? 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण या समकोण पर काटती थी। देखिए, सड़क व्यवस्था एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सड़क का निर्माण ग्रिड पद्धति में किया जाता था। तो आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या हड़प्पा सभ्यता में सड़क का निर्माण किस पद्धति में किया जाता है? किस पद्धति में किया जाता है? आपका क्या हो जाएगा? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति होता है 90 डिग्री के एंगल पर काटता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये हो गया आपका तीसरा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या सातवाहन कौन थे? सबसे पहला बात, इस चैप्टर को अभी हम सब नहीं पढ़े हैं, और इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन जो भी है, सेट के दौरान जो भी सेट लगा रहे हैं उसके दौरान जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका डिस्कशन करवाएंगे। परंतु आपको दिमाग में ये रखना है, हाँ ये हम कर सकते हैं, यस आई कैन डू इट। देखिए, पढ़ा और नहीं पढ़ा बात बराबर है, क्योंकि देखिए आप ये सोच के चलिए हाँ हमको ये आता है, आप ये सोच के चलिएगा ये हमको नहीं आता है, तब आप नहीं समझ पाइएगा। हाँ, हमेशा यह सोच के चलना हाँ ये हमको आता। तो इसीलिए यहाँ पूछ रहा है सातवाहन कौन था? सातवाहन कौन था? देखिए, सातवाहन का हम लोग जिक्र और अध्ययन चैप्टर 2, इतिहास का चैप्टर 2, मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हालांकि बात कर रहे हैं हम लोग सातवाहन दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत कहाँ? महाराष्ट्र और कर्नाटक शायद क्षेत्र में स्थित एक वंश था। दक्षिण भारत में स्थित वंश था जिसका संस्थापक सिमुक ने किया था। हाँ, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सिमुक। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमेशा याद रखना, इस वंश को आंध्रवाहन वंश भी कहा जाता है। क्या आपको पता है सातवाहन वंश को आंध्रवाहन वंश क्यों कहा जाता है? देखिए, सातवाहन वंश का उद्गम आंध्र प्रदेश, भारत के जिले आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के जिले आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था, इसीलिए सातवाहन वंश को आंध्रवाहन वंश भी कहते हैं। तो ये था आपका, आपको लिखना है सातवाहन वंश दक्षिण भारत में स्थित एक वंश था जिसका उद्गम सिमुक के द्वारा किया गया था, और इसे आंध्रवाहन वंश भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दिगंबर और श्वेतांबर। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर क्या होता है? देखिए, सबसे पहला बात, श्वेतांबर क्या है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसे श्वेतांबर कहा जाता था। श्वेतांबर, श्वेत आपको याद रखना है, श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे यानी सफेद वस्त्र,
जो धारण करते थे श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर जो श्वेत वस्त्र नहीं धारण करते थे। आपका क्वेश्चन ही बोल रहा है श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण, दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो यहाँ बोल रहा है दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। तो दिगंबर का आपका बात करें तो जो भी श्वेत वस्त्र को धारण नहीं करते थे उन्हें ही दिगंबर कहा जाता था। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं मोक्ष प्राप्ति किया जाता था इसमें। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दिगंबर एक नग्न अवस्था में रहते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, उन्हें ही श्वेतांबर कहा जाता है। तो उसके आगे का क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहला बात, लिपि क्या है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह या जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहला बात है आपका, क्या हड़प्पा लिपि की से आप क्या जानते हैं। तो आपको लिखना है हड़प्पा लिपि के बारे में। हम यह जानते हैं कि हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देखिए हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। 375 से 400 के बीच है और इसमें चित्रकला का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। चित्रात्मक लिपि कहने के बावजूद इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। तो ये था आपका हड़प्पा लिपि। देखिए हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। वह हम सब जो भी लिपि का उपयोग करते हैं, हम लोग जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं बाईं से दाईं में, और हड़प्पा लिपि के व्यक्ति द्वारा जो भी शब्द का प्रयोग किया जाता था वह दाईं से बाईं, दाईं से ओर से लिखना शुरू करता था और बाईं की ओर अंत करता था। और यही बात करें आपका, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है। तो इसका बात करें हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में क्यों रखा गया, क्योंकि इसका लिखित विवरण उपलब्ध है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए पुरातत्व आपको क्लास में बताए थे, पुरातत्व एक प्रकार का संस्कृत शब्द है। पुरातत्व एक प्रकार का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी विशेष स्थान या किसी भी विशेष स्थल पर खुदाई करना और उस स्थल से जो भी प्राचीन वस्तुओं प्राप्त हुआ उन वस्तु के बारे में अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता। देखिए पुरातत्व एक साफ शब्दों में अर्थ रखिएगा, या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पुरातत्व तो आप एक सरल सा शब्द रखिएगा अपना आंसर। क्या पुरातत्व एक प्रकार का संस्कृत शब्द है। हाँ ये याद रह जाएगा, क्या संस्कृत शब्द है, क्योंकि पुरातत्व संस्कृत शब्द है। हाँ याद हो गया, पुरातत्व एक प्रकार का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी विशेष वस्तु का खुदाई के लिए किसी भी विशेष स्थान पर खुदाई कर, या छोड़िए ये सब, आपका एक छोटा सा और एक सरल सा, उसी को आप बड़ा बना दीजिएगा। इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए समझना और समझाना बहुत बड़ा अंतर है, पढ़ना और समझना ये बहुत अंतर है। और ध्यान से सुनना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पढ़ाई में कॉन्स्टेंसी धैर्यता जरूरी है। और सुनने के लिए देखिए आप आज जो सुन रहे हैं वह सुना हुआ चीज़ कभी ना कभी उपयोग में आ जाएगा, ये हमने इतिहास बोल रहा है। इसीलिए आपको याद रखना है एक सरल सा शब्द में, पुरातत्व एक प्रकार का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी स्थान पर खुदाई करके प्राचीन वस्तु प्राप्त करना, किसी भी स्थान पर खुदाई करके या उत्खनन करके प्राचीन वस्तुएं प्राप्त करना पुरातत्व कहलाता है। बात इतने है, यहाँ खत्म। उनके आगे का क्वेश्चन है आपका, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखिए गोपुरम आपका जा रहा है आपका कहाँ, कृष्णदेव राय। हाँ आप जान रहे होंगे कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य, चैप्टर 7 विजयनगर साम्राज्य। तो गोपुरम से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा हम परिचय देना चाहेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो हुआ था 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का ने किया था।
बोल सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया। विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो ये दोनों भाई ने किया। और विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा और सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय जो कि किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के। हाँ, देखिए विजयनगर में 4 वंश ने शासन किया, संगम वंश, सुल्लू वंश, तुलु वंश, अरविंदो वंश। सबसे पहला वंश हुआ संगम वंश जो कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और इसके बाद बात करें आपका तो सबसे आखिरी का वंश हुआ अरविंदु वंश, अरविंदु वंश। और गोपुरम विजयनगर साम्राज्य से स्थित है और गोपुरम का भी हम लोग अध्ययन विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही करते हैं। हालांकि गोपुरम क्या है समझते हैं। गोपुरम से मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य में के मंदिरों के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है। देखिए हालांकि साफ सा शब्दों में उत्तर देना, क्या मंदिरों के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है? बात खत्म। मंदिरों के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है, बात खत्म। आगे का क्वेश्चन है आपका, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि C14। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है और आपको बताए भी हैं, क्योंकि देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं और जो भी सेट में आ रहा है वो क्लास से नहीं आया और आप नहीं बना पाए तो हमको बोलिएगा, इस भाई को आप बड़ा भाई मान के बोलिएगा। क्या देखिए कार्बन 14 विधि क्या है? तो देखिए इतिहास में कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है हम लोग कैसे पता लगाएंगे? कार्बन 14 विधि से। इतिहास में कौन सी वस्तु कितनी प्राचीन है और कौन सी वस्तु कितनी नई है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका साफ सा शब्दों में अर्थ रखेंगे। क्या तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तो इसका खोज किसने किया? 1946 में B.F. लीवी द्वारा। 1946 में इसका खोज अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिकन इतिहासकार B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। तो ये था आपका कार्बन 14 विधि। समझे इतिहास में कौन सी वस्तु कितनी प्राचीन है, इस बात की जानकारी को पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। और इनका खोज 1946 में B.F. लीवी द्वारा, जो कि यह एक अमेरिकन इतिहासकार था, इनके द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार क्या है? सबसे पहला बात, स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में स्थित स्नानागार जिसका लंबाई 12 मीटर। मोहनजोदड़ो की लंबाई कितना है? 12 मीटर। चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर थी। और यह एक आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है, जिसके 3 कक्ष बने हुए थे। जिसमें एक में स्त्री लोग अपना वस्त्र को एक्सचेंज करते थे। तो ये था आपका मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, हालांकि ये आप पढ़ा चुके हैं। अगला है आपका रेहला। क्या आपको अलबरूनी इब्न बतूता पता है? चलिए बिन देखिए इसको समझाने का कोशिश नहीं, समझा देंगे, ये हम नहीं, इतिहास भी बोल रहा है। देखिए रेहला को रेहुला भी कहा जाता है, किताब उल रेहुला या किताब उल रेहला और किताब उल हिंद दोनों के बारे में अभी वर्णन कर रहे हैं। देखिए किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था, जो कि आपका अलबरूनी मोहम्मद गजनी के सिफारिश पर यह भारत आया था। मोहम्मद गजनी इसको बंदी बनाकर भारत ले आया था और यहाँ पर भारत आते ही भारत की यात्रा किया और 11वीं शताब्दी में 1033 में आया भारत अलबरूनी, और इन्होंने भारत की यात्रा किया और एक पुस्तक में इस भारत का पूरे यात्रा का विषय को वर्णन किया और उस पुस्तक का नाम रखा किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया इस पुस्तक को। किताब उल रेहला क्या है? किताब उल रेहला के रचयिता इब्न बतूता हैं और इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे और यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और
और आपका इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश, दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। तो बात कर रहा है यहाँ रेहला की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। आपको सबसे पहले लिखना है रेहला की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, किताब उल रेहला के रचिता इब्न बतूता जो कि मोरक्को के यात्री थे। दूसरा लिखना है आपको किताब उल रेहुला में किताब उल रेहला में भारत के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ये पांचों चीज़ों का या पांचों तथ्यों का रेहला में वर्णन किया गया है। तो ये था आपका। तो अगला है आपका देखिए जो भी बताएं इब्न बतूता के द्वारा इब्न बतूता भारत में जो भी यात्रा करने आए, यात्रा के दौरान जो भी चीज़ देखा भारत में उसका वर्णन और जिक्र किताब उल रेहला में कर दिया। सो इट्स वेरी कॉन्स्टेंसी क्वेश्चन बट इट्स अ रियल। इस पुस्तक से प्राप्त भारत में दास प्रथा, क्या आपको दास प्रथा पता है? जब दास प्रथा, हाँ, दास प्रथा के बारे में हम लोग जिक्र दूसरे अध्याय में करेंगे और दूसरे चैप्टर से, ताकि इसका कथन साफ से शब्दों में हो सके। अगला है आपका मुस्लिम लिंग। सबसे पहले मुस्लिम लिंग का हम लोग वर्णन करते हैं। मुक्ति दिवस इस सब का भी वर्णन करेंगे। सिर्फ पढ़िए, सुनिए मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से सुनने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला बात, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। तो सबसे पहला बात है आपका मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? तो देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बिना पूछे अंग्रेजों के द्वारा विश्व युद्ध में, देखिए ये उचित समझना उचित नहीं है। तो सबसे साफ शब्दों में अर्थ है, क्या मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया? क्योंकि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जो कि जिनका प्रधानमंत्री और जिनका बोल सकते हैं तो लीडर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और इनको बिना पूछे लीडर को कोई भी आप क्रिया करते हैं उस गठबंधन में, तो आप उसका लीडर, उस गठबंधन का लीडर से आपको निर्णय लेना होता है, क्या हम आपको इस पार्टी में शामिल करें या इस युद्ध या इस क्षेत्र में शामिल करें या ना करें। तो लीडर से बिना पूछे, यानी जवाहरलाल नेहरू से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो अगला है आपका, क्या मुगल बादशाह बहादुर शाह का 1857 के विद्रोह में क्या योगदान था? सबसे पहला बात, क्या 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली का शासक हुआ करते थे सिपाही विद्रोह में, और यह 1857 की क्रांति को मजबूती प्रदान किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति को एक मजबूती प्रदान की और कैसे लड़ना है युद्ध और किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को सौंपना है इस जिम्मेदारी को, इसमें भूमिका निभाया आपका बहादुर शाह जफर ने। तो अगला है आपका, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? देखिए, क्योंकि भारत पूर्ण आज़ादी दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाई थी और उसी दिन को याद रखने के लिए भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हुआ, तो उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण आज़ादी दिवस के रूप में मनाए थे और उसी खास दिन को, उसी बेस्ट मोमेंट को, उसी खास दिन को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग संविधान को लागू किया। इसीलिए उसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था।
तो अगला है आप और अंतिम प्रश्न है और वो भी 17वां है। क्या संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सबसे पहला संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या? किसी भी देश को चलाने के लिए जिस भी नियम और कानून की आवश्यकता होती है उसी को संविधान कहा जाता है। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान को लिखने वाली स्थल को, संविधान को लिखने वाली जगह को संविधान सभा कहा जाता है। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 22 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ, जिसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। देखिए, अध्यक्ष किसके तौर पर पहला अध्यक्ष बनाए? जो भी सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे उस सभा में, उसी को अध्यक्ष चुना गया और उसमें थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए उसी को अध्यक्ष चुना गया। तो ये था आपका आज का कुछ सेट 1 का क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और सेट 2 के साथ और एनसीईआरटी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।